हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। 12th क्लास आ गई, अब तो सीनियर हो गए, सीनियर सबसे। तो स्कूलिंग का लास्ट और सीनियर मोस्ट क्लास 12th क्लास होती है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। आप जब कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो वो टाइम आपके लिए बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम बेस्ट होगा, टाइम बेस्ट होने से क्या मतलब है सर, जितनी ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में आएंगी, मतलब वो टाइम मेरे लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया था, है ना। पहली बात तो यही काफ़ी है कि आप फाइनली कॉपी किताब लेकर के वीडियो देखने के लिए बैठे, है ना। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्यों मिल रहे हैं उस चीज़ के बारे में बच्चों, हम इस सेशन में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे एक सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं फिजिक्स। मतलब वी आर गोइंग टू डील फिजिक्स, मतलब हम किस चीज़ से बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, है ना। अरे सर ये कौन सा सब्जेक्ट का नाम ले दिया, आता ही नहीं है। ये ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आ रहे होंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये एक गेम है। फिजिक्स सब्जेक्ट को अगर ढंग से और अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल एक गेम है। कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूला है, रूल्स मानोगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। रूल्स को समझ लो, प्रैक्टिस कर लो ढंग से, तो आप इस गेम में परफेक्ट हो जाओगे। भाई गेम नहीं होता क्या, कोई कितना अच्छा गेम खेलता है डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कितनी है ना। प्रैक्टिस करते हो तो गेम खेलने में मज़ा आता है, हम लोग उसके धुरंधर बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही सेम चीज़ सब्जेक्ट्स की है। फिजिक्स तो बेसिकली है ही गेम। सर गेम में रूल्स नहीं होते कि अगर आपने इस लाइन से इधर बॉल फेंक दी तो वाइड मानेंगे। ऐसे ही यहाँ पर होते हैं कि अगर ये चीज़ गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है। चलिए तो सर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स 12th बोर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली फर्स्ट यूनिट। और वो फर्स्ट यूनिट क्या है? वो फर्स्ट यूनिट है सर स्थिर वैद्युतिकी। वो फर्स्ट यूनिट क्या है सर? वो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में आप 4 चैप्टर्स पढ़ोगे एक साथ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा सर, जो इस चीज में हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आपका गाउस नियम। थर्ड चैप्टर आपका विद्युत विभव। और फोर्थ चैप्टर आपका होगा सर संधारित्र। ठीक है, पता नहीं सर ये कैसी कैसी डेफिनेशन आ रही है, कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं बच्चों। देखने में जितने अटपटे से लगते हैं ना, ये एक्चुअल में उतने ही आसान है। बहुत आसान चीज़ें हैं सारी, पूरा चैप्टर, पूरी फिजिक्स आसान है अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो। डेली टू डेली अगर उसको रिवाइज करते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे तो बहुत आसान चीज़ें। ठीक है, देखिए बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी शब्द पे ध्यान दें तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स से मिलकर के बना है, एक तो स्थिर और एक वैद्युतिकी, है ना। वैद्युतिकी में एक वर्ड छिपा हुआ है जो है विद्युत। जो क्या है सर? विद्युत। ठीक है बच्चों, इस विद्युत, ये जो विद्युत होती है, ये विद्युत किसकी वजह से होती है ना। आप लोगों ने 10th में चैप्टर पढ़ा हुआ है यार, विद्युत धारा पढ़ा है ना। तो आपने पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो बेसिकली ये विद्युत होती किसकी वजह से है? ये आवेश की वजह से होती है। इससे ज़्यादा मैं इसको और सॉल्व और नहीं तोड़ सकता। ठीक है, लास्ट आवेश तक पहुँच सकता। बच्चों स्थिर का मतलब तो हुआ ही क्या? स्थिर जो चल ना रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ड निकल करके आए और जो मतलब निकल करके आया वो आया स्थिर आवेश। कौन सा? स्थिर आवेश। कौन सा आवेश? स्थिर आवेश। क्या ये आवेश चल रहा है? नहीं सर, नहीं चल रहा, ये तो स्थिर है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझो, ठीक है। तो आप एक बात क्लियर करो, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ही क्या है? स्थिर आवेश, है ना। मतलब स्थिर आवेश की बात हो रही है तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा? स्थिर वैद्युतिकी में। बात क्लियर हो गई क्या? बोलो पक्की बात है ना? बोलो पक्की बात है। तो बच्चों मैं स्थिर वैद्युतिकी को समझता हूँ, स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन देता हूँ। जहां कहीं भी स्थिर आवेश होगा, स्थिर आवेश से रिलेटेड कोई भी चीज होगी कि यहाँ है और उसके इफेक्ट क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, उसकी नेचर कैसी है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके गुण क्या हैं, इन सभी चीजों का स्टडी मैं इस यूनिट में करने वाला हूँ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। जिसको हम क्या बोल रहे हैं सर? स्थिर वैद्युतिकी। इसकी परिभाषा को देखें सर। स्थिर वैद्युतिकी को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली
स्थिर वैद्युतिकी जो होता है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है, कौन सी, जिसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं सर? वह शाखा है जिसमें, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश कॉमा इसके गुणधर्म इसके प्रकार एवं प्रभाव आदि का क्या करेंगे? हाँ वही, क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई? बहुत आसान है। एक्चुअली में मैंने बनाई है यार डेफिनेशन, कोई है नहीं मतलब है तो सही, यही है, लेकिन मैंने इसको बनाया है, रटा नहीं है। कैसे सर? स्थिर आवेश के बारे में जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी किस में आएंगी? वैद्युतिकी में आएंगे, स्थिर वैद्युतिकी में आएंगी। सिंपल सी बात है ना? हमको कि ये वर्ड ध्यान रखना है, स्थिर आवेश से जो भी चीज़ रिलेट करेगी वो किस में आएगी? स्थिर वैद्युतिकी में आएगी। अब ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, ये मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ कि सर ये फिजिक्स का चैप्टर है। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान की या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अब बताओ क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? एक तो स्थिर आवेश क्या होता है ये पढ़ेंगे, एक स्थिर आवेश के गुण क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, एक स्थिर आवेश के प्रकार क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, एक स्थिर आवेश से क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी चीज़ के 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो खुद क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो क्या कर सकता है और उसके गुण क्या है। बस ये 4-5 चीज़ें आपको लिखनी है किसमें? स्थिर वैद्युतिकी में। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है? चलिए, अच्छा तो बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ और इंपॉर्टेंट रोल है वो इस शब्द का है, स्थिर आवेश। ठीक है, तो अब आवेश को ही समझें, है ना? आवेश बहुत टाइम से कर रहे हैं हम, तो बच्चों आवेश को ही समझें। ठीक है, आवेश जिसको हम बोलते हैं चार्ज, स्थिर आवेश या आवेश जिसको हम बोलते हैं चार्ज, क्या होता है? देखिए बच्चों, बचपन की बात करते हैं थोड़ा सा, 3rd, 4th और 5th क्लास की। ज़्यादा छोटी क्लासों में मत जाना, LKG UKG, वहाँ पर आप ABCD सीख रहे थे, चार्ज नहीं, है ना बच्चों? उस टाइम पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि स्केल होता था, स्केल को उठाते थे, हम अपने बालों से रगड़ते थे, रगड़ने के बाद उसको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे, और कागज़ के टुकड़े अपने आप स्केल की तरफ आ जाते थे। अपने आप नहीं आते थे यार, स्केल उनको बुला लेता था, है ना? ये तो किया है ना? और हम लोग क्या बोलते थे? और देख देख देख, जादू जादू जादू। जादू नहीं था यार, वो आवेश था। क्या था? आवेश था। ठीक है, चलिए आवेश की परिभाषा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्या बच्चों, अगर मैं नॉर्मल स्केल को उस कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाता तो कागज़ के टुकड़े खुद नहीं आते ना, स्केल उनको बुलाता। बात समझो, ठीक है? अब बच्चों स्केल को जब मैंने बालों के साथ रगड़ा, रब किया, तो स्केल उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लग गया, आकर्षित करने लग गया, है ना? इसका मतलब नॉर्मल स्केल और रगड़ने के बाद वाले स्केल, इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस थी। कौन सी? बालों के साथ रगड़ने वाली, रब करने वाली, है ना? मतलब इस प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ, स्केल को कोई एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लग गया। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो बच्चों ये जो चीज़ है ना कि वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है, ये जो चीज़ उसको मिली कब? रगड़ने के दौरान। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी आवेश। उस स्केल पर आवेश आ गया, और आवेश आ गया तो उसने उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचा। बात समझ में आई क्या? उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। बात समझ में आई क्या? पक्की बात है ना? तो आवेश क्या होता है सर? आवेश एक्चुअली में किसी भी चीज़ का एक गुण होता है। मान लो स्केल था, स्केल में वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा गुण कहाँ से आया सर? आवेश के आने से आया। तो आवेश बेसिकली क्या था? उस स्केल का गुण था। कौन सा गुण? जिसकी वजह से उसने उन न्यूट्रल बॉडी को, उदासीन पड़े कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचा। बात समझ में आई क्या सर? तो सिमिलरली मैं आवेश को क्या बोलता हूं सर? अगर मैं आवेश की डेफिनेशन दूं तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का
वह गुणधर्म होता है, वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अन्य उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो वस्तु अन्य उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात समझ में आ गई क्या? आवेश की परिभाषा समझ में आई? ठीक है। आपकी बुक में बच्चों आवेश की एक और परिभाषा मिलती है। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है कि आवेश वह वस्तु होता है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। बात समझ में आई क्या सर? तो हमारी बुक में जो डेफिनेशन मिलती है वो क्या है सर? आवेश वो वस्तु होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बच्चों? मैं इस डेफिनेशन को प्रेफरेंस देता हूं। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ये चीज़ और ये डेफिनेशन मेरे अच्छे से समझ में आती है क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले की हुई हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, इस डेफिनेशन पे ध्यान दें, तो आप पूछोगे सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम नहीं जानते। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ चीज़ें वो हैं जो आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, हम आगे इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो बच्चों ये दोनों डेफिनेशन सही हैं। आप दोनों में से जो भी डेफिनेशन याद करना चाहो, आप जिसको भी प्रेफर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों डेफिनेशन से एकदम करेक्ट हैं। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है? बोलो पक्का? चलिए, तो बच्चों वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके जो भी चीज़ें बोर्ड पर हैं वो आपको नोट करनी है। हरी अप स्टूडेंट्स, जस्ट नोट द थिंग्स। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए, नहीं सर अभी नहीं किया। नहीं किया क्या? पक्का? अरे यार वीडियो को पॉज करना है। पॉज करोगे मैं रुका रहूँगा, जल्दी नहीं आऊँगा वापस। समझ में आ रही है? रनिंग वीडियो में थोड़ी ना नोट करते हैं। वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट करो। आप कल तक पॉज करके रखो, मैं कल तक नहीं आऊँगा। क्लियर हो गई सर बात? चलिए बच्चों, आवेश क्या होता है ये मुझे समझ में आया। आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी मुझे समझ में आवेश कितने प्रकार का होता है ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई बच्चों। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आवेश के प्रकार ही है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ आवेश के बारे में, और आवेश क्या है ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आवेश कैसा होता है या कितने प्रकार का होता है, इस चीज़ की बात मुझे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालें कॉपी में, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। ठीक है, चलिए बच्चों तो बात करते हैं आवेश के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चलिए बच्चा लोग थोड़ी सी स्टोरी सुने। आवेश के प्रकार मैं आपसे आज पूछूं, अभी के सिनेरियो में पूछूं, तो आप सबका आंसर होगा सर हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, है ना, हम जानते हैं। ठीक है बच्चा लोग, मैं उस टाइम की, उस समय की बात कर रहा हूं जो आज से करीब 150 या 200 साल पहले था। 150 या 200 साल पहले, जब मैं आवेश को जानता ही नहीं था कि आवेश भी कुछ होता है, और अगर मैं आवेश को नहीं जानता हूं तो आवेश के प्रकारों को कैसे जान सकता हूं, है ना। तो बच्चों जब आवेश के प्रकारों के बारे में रिसर्च चल रही थी तो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे।
उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो हमारे सिलेबस में गिवन है और जिस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स हमें आवेश के प्रकारों तक पहुंचाते हैं। बात समझ में आई? तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ही नोट करना है और स्टेप बाय स्टेप ही समझना है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बात करते हैं बच्चों फर्स्ट स्टेप की। स्टेप फर्स्ट में क्या किया हम लोगों ने? हमने 4 छड़ ली सर, और ये चारों छड़ एकदम ध्यान देना, 4 छड़ ली हमने और चारों छड़ आकार और आकृति में एक समान थी। किसमें? आकार एवं आकृति में एक समान थी। ठीक है, चारों की चारों। लेकिन इन चारों में क्या था सर? 2 छड़ तो किस मटेरियल की थी? एबोनाइट मटेरियल की। 2 तो छड़ तो एबोनाइट पदार्थ की थी और 2 छड़ कांच की थी। कांच समझते हो ना, ग्लास। ठीक है, 2 तो एबोनाइट की थी और 2 कांच की थी। बात समझ में आ गई क्या? क्या लिया सर मैंने? 4 रॉड ली। चारों रॉड्स में एक बार ड्रॉ कर देता हूं। मान लो बच्चों ये तो एबोनाइट की रॉड्स हैं। एबोनाइट की रॉड है तो मैं इनको E1 और E2 नाम दे देता हूं। E1 और E2। ठीक है, ये किसकी रॉड हो गई सर? एबोनाइट रॉड्स। ठीक है, अच्छा बच्चों 2 रॉड्स एबोनाइट और 2 रॉड कांच की। ठीक है, इनको नाम दे दिया मैंने G1 और G2। कांच मतलब ग्लास, और ग्लास की वजह से क्या नाम दे दिया? G1 और G2। क्लियर हो गई सर बात? ठीक है, अच्छा ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या किया सर? स्टेप 2 में हमने इन चारों रॉडों को, इन सभी छड़ों को समान मटेरियल से, सभी छड़ों को समान मटेरियल से, एक ही पदार्थ से समान समय के लिए एवं समान तरीके से रगड़ा। समान तरीके से रगड़ा, फ्रिक्शन किया, रब किया सर इन चीज़ों को। ठीक है, क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में इन चारों छड़ों को उठाया और समान पदार्थ से, अब ये पदार्थ रेशम का कपड़ा हो सकता है, सिल्क क्लॉथ हो सकता है, या बिल्ली की खाल हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ था, उससे मैंने इन चारों को समान तरीके से, समान समय के लिए, समान मटेरियल से रगड़ा। ठीक है, मतलब इन चारों के लिए जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस एकदम समान है। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है? अच्छा बच्चों E1 और E2 दोनों ही एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट की छड़ है। ठीक है, दोनों का पदार्थ भी समान है और दोनों के साथ जो प्रोसेस की है वो प्रोसेस भी एक जैसी है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों में जो परिवर्तन आएंगे, चेंजेज आएंगे, वो एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक समान होने चाहिए। पक्की बात है क्या? है ना? तो मैंने मान लिया सर कि रगड़ने के बाद इन दोनों पर जो चार्ज आए, एबोनाइट रॉड E1 और E2, इन दोनों पर चार्ज आया सर Q1। दोनों पर सेम चार्ज आएगा, मैंने मान लिया कितना आया? Q1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो ग्लास रॉड थी, इन दोनों के लिए भी तो सेम बात है भाई। इन दोनों को समान पदार्थ से समान समय के लिए समान तरीके से रगड़ूंगा तो दोनों पर चार्जेस भी तो समान आएंगे। मैंने चार्जेस मान लिए Q2। क्लियर हो गई सर बात? अब इन दोनों पर, एबोनाइट की रॉड पर और ग्लास की रॉड पर, दोनों पर चार्जेस अलग अलग माने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर पदार्थ अलग अलग है। एबोनाइट किस तरीके से अपने अंदर चेंज ला रहा है वो अलग होगा ग्लास से, क्योंकि ग्लास का पदार्थ पूरा अलग है। बात समझ में आ रही है क्या सर? पक्की बात है? चलिए समझे आगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? थर्ड स्टेप में हमने एक जैसी रॉड को उठाया, एक जैसी। स्टेप थर्ड। ठीक है, 2 एक समान रॉडों को, 2 एक समान छड़ों को एक दूसरे के पास रखा गया। 2 एक समान छड़ों को एक दूसरे के पास रखा। क्या देखने को मिला? एक समान छड़ मतलब
एबोनाइट और एबोनाइट की रॉड्स ले लो, ठीक है, या ग्लास की रॉड्स ले लो, E1 और E2 ले लो, या ग्लास की रॉड्स ले लो, ठीक है, G1 और G2, ठीक है। ग्लास पर चार्ज कितना है सर, Q2, और एबोनाइट पर चार्ज कितना है सर, Q1, ठीक है। देखें बच्चों, इन दोनों में, इस प्रोसेस में जब समान रॉड को, एक जैसी रॉड को एक दूसरे के पास रखा तो देखने वाली चीज़ क्या थी, इन दोनों रॉडों ने आपस में एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश की। मतलब एबोनाइट रॉड चाह रही थी कि हम दूर हो जाएं, ग्लास रॉड चाह रही थी कि हम दूर हो जाएं, और हमने इन दोनों को पास में रखा था, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ निकल करके आई, यहाँ पर जो बल निकल करके आया वो कौन सी नेचर का था सर, प्रतिकर्षण नेचर का था। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। एक बात और सेम क्लियर श्योर क्या है कि सर दोनों एबोनाइट रॉड्स पर समान आवेश है, दोनों ग्लास रॉड्स पर समान आवेश है, और मैं एक बार में जिन दो रॉड्स की बात कर रहा हूं वो दोनों ही एक ही मटेरियल की हैं, या तो E1 और E2 ले लो या G1 और G2 ले लो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं दो समान आवेशों की बात कर रहा हूं, और इस बात में मैं 100% श्योर हूं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, तो बच्चों यहां से एक जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या था? वो निष्कर्ष ये था सर कि समान आवेशों के मध्य, समान, या आई शुड से, मुझे बोलना चाहिए सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। हमेशा क्या होता है सर? प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आई क्या? है ना? यहां से ये मैं क्यों बोल सकता हूं, मैं श्योर हूं कि ये दोनों समान आवेश हैं। क्यों? क्योंकि दोनों समान रॉड हैं और दो समान पदार्थ की रॉडों पर समान आवेश है। बात क्लियर हो गई क्या? पक्का? चलिए स्टेप 4 की बात करें बच्चों। स्टेप 4 में हमने क्या किया, अब की बार दो असमान छड़ों को उठाया। असमान आकार आकृति में नहीं, वो आकार आकृति में पहले ही समान है, मैं बोल चुका हूं, ठीक है। असमान किस में है? वो पदार्थ में। तो अब इस बार मैंने दो असमान छड़ों को उठाया और उनको पास रखा। बच्चों जब असमान छड़ों को पास में रखूंगा, ध्यान दें, जब तो असमान छड़ों को पास में रखूंगा तो क्या देखने को मिला, एक तो इन दोनों में से कोई रॉड ले ली मैंने एबोनाइट की, कोई भी, मतलब E1 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है, ठीक है, जिस पर चार्ज क्या है, Q1, ठीक है। और एक रॉड ले ली बच्चों मैंने ग्लास की, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, G1 भी ले सकते हो और G2 भी ले सकते हो, दोनों सेम बात है ना यार, दोनों एक जैसी है बिल्कुल, है ना। ग्लास वाली रॉड तो चाहती थी कि एबोनाइट रॉड इसके पास आए, और एबोनाइट वाली रॉड भी चाहती थी कि ग्लास वाली रॉड इसके पास आए। बात समझ में आ रही है? ये कलर का मतलब ही क्या है, ये रेड वाली एरोज तो एबोनाइट को अपनी तरफ, मतलब ग्लास की तरफ खींच रहे थे, ग्लास द्वारा लगा हुआ बल है, ठीक है, और ये ब्लैक वाले एरोज ब्लैक की तरफ, मतलब अपनी तरफ ग्लास रॉड को खींच रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? और बच्चों यहां पर जो चीज देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है सर आकर्षण। यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है सर? आकर्षण, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हाँ एक चीज पता लगी, क्या? विजातीय आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण होता है, मतलब प्लस और माइनस। नहीं यार, फिर से तुम अभी की दुनिया में आ गए, 150 साल पहले चलो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। मैं नहीं बोल सकता कि Q1 और Q2 एक समान नहीं है, मैं नहीं जानता कि Q1 और Q2 बराबर हैं या नहीं है, अपोजिट हैं या एक जैसे हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे Q1 और Q2 के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे Q1 और Q1 की नॉलेज थी। यार Q1 और Q1 तो सेम ही होंगे ना, सेम है, Q2 और Q2 भी सेम है, ये मैं जानता था, इसमें मैं 100% श्योर था। लेकिन अभी मैं Q1 और Q2 के बारे में 100% श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं यहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ गई क्या? बात क्लियर हो गई क्या? पक्का? चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे गए हम। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जर्व किया स्टेप 5, और नेक्स्ट स्टेप 5 में हमने क्या देखा बच्चों, इन्हीं असमान छड़ों को दोनों
असमान छड़ों को एक चालक तार से जोड़ा। किससे जोड़ा सर? चालक तार से जोड़ा। ठीक है, चालक तार से जोड़ा एवं तार को हटाकर पुनः एक दूसरे के पास रख दिया। क्या किया सर? एबोनाइट E1 और E2 जिस पर चार्ज था Q1, इसको मैंने ग्लास रॉड से जोड़ा। ये अभी भी E1 और E2 ही है सर, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एबोनाइट की रॉड को मैंने ग्लास रॉड से, ये हो गई ग्लास रॉड G1 और G2। ठीक है, ये हो गई ग्लास रॉड, जोड़ने के बाद में पास में रख दिया G1 और G2। ठीक है, इस पर चार्ज था Q2। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया फिफ्थ स्टेप में, E1 और E2 एबोनाइट की कोई एक रॉड को ग्लास की किसी एक रॉड से चालक तार द्वारा जोड़ दिया। ये क्या है? ये चालक तार है। ठीक है, देखने को क्या मिला? देखने को क्या मिला? अब इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं है, मतलब इन दोनों को पास में रखा। अब ये ना तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, दूर भगा रही हैं। यहां से क्या पता चलता है सर? इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं लग रहा, किसी भी तरह का बल नहीं लग रहा। ये तो सर तभी हो सकता है जब इन दोनों पर कोई आवेश ना बचा हो, इन दोनों पर कोई आवेश नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब इन दोनों पर कोई आवेश नहीं है, इनका आवेश खत्म हो चुका है। आवेश खत्म कहाँ हुआ सर? सर आपने एक रास्ता प्रोवाइड किया था आवेशों को चलने के लिए। इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, आपने एक रास्ता दिया, Q1 और Q2 मिले, और Q1 और Q2 मिले तो बाद में कोई आवेश ही नहीं बचा। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ सर कि Q1 और Q2 मिलकर के क्या हो गए? जीरो। Q1 और Q2 मिलकर के क्या हो गए? जीरो। सर ये तो तभी हो सकता है जब अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव हो, और अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव हो। बात समझ में आ रही है क्या सर? बोलो, अगर Q1 प्लस है तो Q2 नेगेटिव, अगर Q1 माइनस है तो Q2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या सर? बोलो, है ना? इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा? दोनों को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? दोनों को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई क्या? बोलो, क्यों? क्योंकि बच्चों यार दो चीजों को ऐड करके जीरो लाना है ना, तो वो तभी आ सकता है जब कोई एक प्लस हो और कोई एक माइनस हो। बात समझ में आ रही है? और इस चीज को ऑब्जर्व करके कि एक का प्लस होना और एक का माइनस होना जरूरी है, आवेश के प्रकारों को दो नाम दिए गए। और बोला गया सर आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक बोलते हो और दूसरा ऋणात्मक बोलते हो, है ना? धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? है ना? अब बच्चों ये जो नाम थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ये नाम दिए किसने थे? किसने दिए थे सर? फ्रैंकलिन ने। किसने दिए थे सर? फ्रैंकलिन ने। मतलब जिस वैज्ञानिक ने ये नाम दिए आवेशों के, वो नाम किसने दिए थे सर? फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने। क्या नाम दिए थे? धनात्मक और ऋणात्मक। किसके बेसिस पर दिए थे? कि जब दो रॉड्स को आपस में जोड़ा गया, जोड़ करके उनको वापस पास में रखा गया तो उनके बीच में कोई बल कार्यरत नहीं था, उनके बीच में लगने वाला बल गायब हो चुका था और कोई बल नहीं लग रहा। इसका मतलब उन पर उपस्थित आवेश खत्म हो चुका है। उपस्थित आवेश खत्म हुआ मतलब दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, और दो क्वांटिटी जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें, वो एक पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी, तभी पॉसिबल है। बात समझ में आई? इसीलिए फ्रैंकलिन ने नाम क्या दे दिया आवेशों को? धनावेश और ऋणावेश।
क्या नाम दे दिया, धनावेश और ऋणावेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है, पक्का? चलिए, तो बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं पूरा एक्सपेरिमेंट स्लो आप पॉज करें वीडियो को और जल्दी से अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से बढ़िया राइटिंग में नोट करें। हरी अप। हाँ जी सर, डन कर लिया, बहुत बढ़िया। बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी टॉपिक पर एंड कर रहे हैं, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश को कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब किसी बॉडी को अगर आवेशित करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। बात समझ में आई क्या? तो आने वाली क्लासेस में हम नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप इसी मेहनत और इसी कॉन्फिडेंस और इसी एनर्जी के साथ बिल्कुल डेली बेसिस पर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहें और पढ़ाई करते रहें। बात समझ में आई क्या सर? चलिए मिलते हैं बच्चों नई वीडियो लेक्चर में, नई क्लास में, नए टॉपिक, नए एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बढ़िया रहें, सेफ रहें और बहुत बहुत धन्यवाद।